गुड मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मॉर्निंग। सर कितने बजे सो को उठ जाते हो? 7 बजे उठ जाता हूँ यार। आप लोग कितने बजे तक उठते हो? बस 7 ही बजे उठे थे हम तो आज। वैसे रात भर सोते नहीं हो ना? नहीं सर, 11 बजे सो जाती है, 12 बजे तक। कुलदीप, आप डेली आते हो पर बोलते कुछ नहीं हो, कोई खास सर वजह? सर कुलदीप आते ही नहीं है एक्चुअली। वो एक आप सब लोगों को लगता है कुलदीप आता है। कुलदीप का जो ऐसा है कि वो चालू करके चला जाता है काम पे। नहीं, उसने मुझे कॉल करके बताया था एक्चुअली में सर अच्छा। कि शायद ही कभी मिल जाए वो, जब वो घर पर हो, कॉल अटेंड कर रहा हो तभी बस। अच्छा। कल कहाँ तक पढ़ लिया था हम लोगों ने? लास्ट में सर वो समझा रहे थे आपकी लोडिंग कॉम्बिनेशन के बारे में, कि एग्जाम्पल भी हुआ था लास्ट टाइम। सर बेंडिंग के बारे में बता रहे अच्छा, मैं आप लोग को एनालिसिस के बारे में बता रहा था ना कल। थे, अप्लाइड मोमेंट वगैरह और बेंडिंग। हाँ, एमओआर एनालिसिस क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं, और फिर आज हम देखने वाले थे अजम्पशन। ठीक है ना? सभी लोग आ गए? सभी 5 लोग हैं सर, 3 लोग और रहेंगे। 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। रामकृष्ण आया नहीं अभी, अभिनव भी नहीं आया। फिर ऐसा क्यों होता है कि थर्ड ईयर में लोग कम कोचिंग करते हैं, गेट फोर्थ ईयर से ज्यादा करते हैं लोग? नहीं, अब तो थर्ड ईयर के स्टूडेंट भी अलाउड है। नहीं, अलाउड है, यही तो पता है सर, लेकिन सर वो इंटरेस्टेड क्यों नहीं? हमारी क्लास में 10-15 लोग से मैक्सिमम इंटरेस्टेड हो रहे हैं सर। कोई सर मतलब करना नहीं चाह रहा अभी, बोल रहा कि कुछ नहीं है अभी। एक्चुअल में क्या होता है ना, लास्ट में जब पानी पीना रहता है तभी गड्ढा खोदेंगे, कुआं खोदेंगे। ये बात तो सही है, लेकिन मतलब ऐसा क्यों थॉट जनरेट होता है? मुझे भी लगता था कि हम फोर्थ ईयर में करेंगे, पर मैंने कोर्स नहीं नहीं, देखा, मैंने। थॉट जनरेट वाली बात ऐसी होती है ना कि अभी आपने नहीं भी किया तो यू हैव 1 ईयर मोर। यस सर, तो बहुत सारे स्टूडेंट ना पैनिक नहीं होना चाहते अभी से, मुझे तो यही लगता और है वो कि मुझे। चाहते हैं कि 1 साल और आराम से रहें, आराम से खुशी से रहें। बाकी इसमें कोई ऐसी खुशी नहीं मिल जाती 1 साल में। और आपको पता होना चाहिए मेहनत तो फाइनल करना ईयर ही में पड़ेगा आपको सर, बाद में कर लो चाहे भी। फाइनली बात ये होती है कि जब आप कॉलेज में फाइनल ईयर में रहते हैं तो आप माइनर मेजर प्रोजेक्ट में भी परेशान रहते हैं। अभी शुरू हो कर दिया उन्होंने, शुरू हो गया, वो लिस्ट बना दी उन्होंने। अच्छा। थर्ड ईयर में ही उन्होंने फोर्थ ईयर के बहुत सारे काम कर रहे हैं। फोर्थ ईयर में क्या करवाएंगे, सब अभी कर रहे हो। नहीं नहीं, थर्ड ईयर में कौन से काम करवा रहे हैं आपसे? चले, ऑनलाइन कोर्स भी करवा रहे हैं अलग से कॉलेज के अलावा। उसके बाद एक प्रेजेंटेशन होती है अलग से, जो अलग से सेल्फ स्टडी में है। पहले होता था सर ऐसा? हाँ, सब होता था। कॉम्प्रहेंसिव वाइवा होता है कि नहीं? बाबा तो सर होते ही, लेकिन अभी सर ऑनलाइन ऐसी होती है मतलब। नहीं, कॉलेज में कैसे होते वाइवा? कॉम्प्रहेंसिव वाइवा होते हैं जिसमें सभी कॉलेज पूरा डिपार्टमेंट बैठता है।
2 लोग बैठते हैं मैक्सिमम प्रोफेसर, एक बाहर से होते हैं और एक अपने इंटरनल साथ में बैठ जाते अरे हैं। वो वाला नहीं, इंटरनल में वाइवा जो होता है, कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा पूरे सब्जेक्ट का एक साथ। इंडिविजुअली होता है सर, एक प्रोफेसर बुला लेगा अपना स्ट्रक्चर का, बोला फ्लोट का नहीं अलग नहीं बुला नहीं नहीं, लेगा। वो तो एक्सटर्नल होता है। नहीं, इंटरनल ऐसे नहीं होता सर। इंटरनल प्रोफेसर ने खुद ने ले लिया, बस खत्म। बस ये सर, पूरा टीम नहीं बैठता एक साथ। सोचो पूरा टीम बैठ जाए, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछने लगे तुम, इससे तो मजा नहीं आ जाएगा। सर पूरा मतलब रिवीजन एक साथ, और एक साथ दिमाग काम करेगा कि कहीं से कोई भी सब्जेक्ट उठ जाए। हाँ, मजा नहीं आ जाएगा। मजा तो जरूर आ जाएगा सर, लेकिन और ऐसा पूरी करते क्लास हैं। बैठी हुई है तुम्हारी पीछे, हाँ, और और मजा एक एक आएगा। और एक एक कर आने वाले, और सबको पता है कि आज इसकी बारी थी और कल इसकी बारी है, और ऐसे ऐसे कर कर। और ऐसा नहीं, प्रोफेसर ने 6 दिन लिए हैं, 6 दिन में पूरी क्लास कर लेंगे, एक दिन में नहीं लेंगे, 6 दिन में लेंगे। हाँ, तरीका तो सर बेस्ट है सर, बट ये वो ऐसा होता था हमारा। जी ज्यादा बेस्ट लग रहा है मुझे ये तरीका। पर पता नहीं ये 6 दिन में ना, मतलब हर बच्चे की वो पता चल जाती थी, खूबियां। रिएबिलिटी चल जाती कितना डीप में है, कितना कुछ पढ़ रहा पढ़ाई है। कर भी रहे हैं या फिर मजे ले रहे हैं। इसीलिए ये होना बहुत जरूरी है, कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा। सर हमने तो सर कभी नहीं देखा है, 2 साल पूरे हो चुके, तीसरा साल चल रहा है। एकदम से होगा, मजा आ जाएगा। ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा ऐसे हर सब्जेक्ट को बिल्कुल। हम्म, सर हो गए हैं सर लगभग 7 लोग। yesterday we were somewhere in between analysis की एनालिसिस क्यों करते हैं, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, निकालना है, इन सब चीजों के बारे में अपन ने बात किया था। आज हम बात करेंगे कि उस मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जिसका हम कैलकुलेशन करने वाले थे, उसके पहले हम assumption क्या रखते हैं। क्लियर है? तो हम बात करते हैं, सर वॉइस आवाज आ रही है? नो सर। हाँ जी, आवाज आ रही है, नहीं आ रही है बताइए। सर अभी आ रही। सभी को आवाज आ रही है? सौम्या, आकाश? यस सर, आ रही है। चलो, तो हम बात करते हैं assumption। assumption in limit state method of collapse for bending। तो जो हम अभी assumption देखने वाले हैं, मैंने कल आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बीम में, बेंडिंग। ठीक है? यस सर। तो बेंडिंग का पार्ट पढ़ने वाले हैं, तो बेंडिंग से रिलेटेड ही assumption भी देखने वाले हैं। ठीक है? यस सर, यस सर। चलिए, तो सबसे पहला assumption जो है, दैट इज, जो सबने पढ़ रखा है, दैट इज प्लेन सेक्शन remain plane ये अपन मान के बस चलते, होता नहीं रियल में, मतलब ऐसा तो नॉर्मली देखा नहीं जाता कि चेंज हो सकता है। हाँ जी, क्या बोल रहे हो कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये होगा ही होगा ऐसा? मैं ये इसकी वेरिफिकेशन के बारे में बात कर रहा कि ऐसा हम जरूर मान के तो चलते, पर ऐसा प्रॉपर होता भी है नॉर्मली? बिल्कुल होता है ऐसा। हाँ, ऐसा ऑलमोस्ट देखने को मिलता है, लेकिन उसके लिए भी रिक्वायरमेंट है, मटेरियल शुड बी होमोजीनियस। क्लियर है? यदि आपको याद होगा, जब आपने सोम में भी assumption लिखा होगा, तो वहां भी लिखा होगा मटेरियल शुड बी होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक, प्लेन सेक्शन रिमेन यस सर। प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। तब जाकर ये सब आपको देखने को मिलती है, पहली यस बात। सर। ना, इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। टेक अ ब्रेड, घर पर एक ब्रेड लो, पाव लो, उस पर लोड लगा ऊपर से, उसको दो
मतलब उसको सिंपली सपोर्टेड की कंडीशन में रखो, ऊपर से लोड लगाओ तो ब्रेड रहेगी। आप जब लोड लगाओगे उस पर तो आपको देखने को मिलेगा उसका प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग है या नहीं। लेकिन उसके अंदर पर एयर रहती है तो उतना देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा सा और सॉफ्ट सा कोई मटेरियल देखो, प्लाईवुड देखो, प्लाईवुड थोड़ा सॉफ्ट रहता है, थिन वाला, पतला वाला, उस पर लोड लगाओ, उस पर देखने को मिलेगा आपको एग्जैक्टली। हाँ सर, वो तो आ जाता वापस। इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि क्रॉस सेक्शन लो कोस्टल, उस पर जो पॉइंट होंगे जब वो बाद में कोई भी शेप ले लेगा तो उसी सेक्शन पर वो पूरे पॉइंट मिल जाएंगे आपको। बी में बेंड हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंप्रेशन और टेंशन जोन दिख रहा है सभी को, ठीक है। प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग कहने का मतलब है कि जो स्ट्रेन बिहेवियर रहेगा, दैट स्ट्रेन बिहेवियर यहाँ पर देखिए, जो स्ट्रेन बिहेवियर रहेगा दैट विल बी लीनियर। स्ट्रेन बिहेवियर है दैट इज लीनियर, मीनिंग है। स्ट्रेन बिहेवियर लीनियर है, स्ट्रेन बिहेवियर लीनियर है मतलब कि आपके पास पर जितनी बेंडिंग कंप्रेशन जोन से होगी उतनी ही बेंडिंग आपके पास पर टेंशन जोन से होगी। जितना स्ट्रेन आपके कंप्रेशन फाइबर में आएगा उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर न्यूट्रल एक्सिस से, उतना ही स्ट्रेन आपके पास पर टेंशन जोन में आएगा विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल एक्सिस। क्लियर है सभी को? यस सर। है ना? सो ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग का क्या मतलब है। क्लियर है सभी को? सो ये आप लोग को याद रखना होगा कि प्लेन सेक्शन यस। रिमेन प्लेन बेंडिंग का मतलब क्या होता यस सर। है। तो इसका मतलब होता है स्ट्रेन बिहेवियर शुड बी लीनियर, मतलब ये बी में है तो ये रहेगा स्ट्रेन बिहेवियर। और ये दिस इज शोइंग अस लीनियर वेरिएशन ऑफ, ठीक है सौम्या, क्लियर है बात? सेकंड हाँ अजम्पशन, हाँ सर। सेकंड अजम्पशन है आपके पास पर the maximum strain in outermost
fiber of concrete in compression zone is taken as 0.00। इसका मतलब क्या है? ये कहने का मतलब स्ट्रेन बिहेवियर लीनियर तो है ही है। जो ये है कौन सा जोन? दिस इज कंप्रेशन जोन, दिस इज। तो क्या लिखा है? द मैक्सिमम स्ट्रेन इन द आउटर मोस्ट फाइबर ऑफ कॉन्क्रीट इन कंप्रेशन जोन। कॉन्क्रीट के कहां पर? कंप्रेशन जोन में कितना होगा? 0.00। ये तो स्ट्रेन है ना। हाँ स्ट्रेन ही है ना, 0.0035। द मैक्सिमम स्ट्रेन लिखा है ना, मैक्सिमम स्ट्रेन इन द आउटर मोस्ट फाइबर, सबसे आउटर मोस्ट फाइबर पर। कहां पर? कॉन्क्रीट के। इन कंप्रेशन जोन इज टेकन है 0.00। ठीक है, यस सर। ठीक है योगेश, ये माना गया है। इतना इस स्ट्रेन पर फेलियर हो जाएगा। थर्ड, यस सर। the compressive stress strain अब स्ट्रेन वर्सेस किसका है? स्ट्रेस का है किसका है सर? मतलब जो बनाया है लीनियर स्ट्रेन और किसके साथ है? इसका जी लीनियर वेरिएशन बनाया है स्ट्रेन का, वो स्ट्रेस के साथ बनाया है ना? इट इज अ स्ट्रेन डायग्राम ओनली बाबा, स्ट्रेस डायग्राम थोड़ी ना बनाया मैंने। अच्छा, वो स्ट्रेन दिखाने के लिए बस। सिर्फ स्ट्रेन की, स्ट्रेन आएगी कैसे आएगी? लीनियर आएगी, नॉन लीनियर आएगी। कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, समझ गए। रिलेशनशिप नहीं देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब यहां पर लिख रहे हैं द कंप्रेसिव स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ कॉन्क्रीट is considered as the compressive stress strain relationship of concrete is considered as not considered, could be rectangular, trapezoidal, parabolic or any other shape which result in getting target इसका मतलब को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। यहाँ ध्यान से समझे कि कहने का मतलब है कि
जो कर्व रहेगी ना आपकी, वो कैसी हो सकती है? कंक्रीट के स्ट्रेस स्ट्रेन की कर्व कैसी हो सकती है? स्ट्रेस तो यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ स्ट्रेस स्ट्रेन की, तो दिस कर्व कुड बी लाइक this 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 और कोई भी शेप, कैसा भी कर्व आएगा तो हम कहेंगे ठीक है, अच्छा है कर्व। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई भी कर्व हम इनमें से एक्सेप्ट कर सकते हैं एनालिसिस के लिए। वी कैन यूज एनी कर्व ऑफ देम। और भी कोई नई कर्व भी आ रही है तो आप उसे भी एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है, मेरी बात को ध्यान से समझना, डिपेंड करता है क्या क्या लिख रहा हूं, ध्यान से सुना है, मीनिंग लिख रहा हूं उसका। इफ M20 या इफ if 20 megapascal strength is required, the curve of concrete to which we get this strength we can use that curve। थोड़ा सा मतलब समझने की कोशिश करिएगा। मतलब ये है ना, ये एग्जाम्पल था, मीनिंग था। आवाज आ रही है सभी को मेरी? सर यस सर। इसका कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपको 20 मेगापास्कल की स्ट्रेंथ की जरूरत है, ठीक है, ठीक है। इफ 20 megapascal strength is required, the curve of concrete through which we get this strength, इनमें से कोई भी कंक्रीट की कर्व जो 20 मेगापास्कल की स्ट्रेंथ दे रही है, we can use that curve, हम उस कर्व को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? मतलब हमारा जो टारगेट है दैट इज नॉट कर्व ओरिएंटेड, वेयर टारगेट इज स्ट्रेंथ ओरिएंटेड। मतलब यदि हमें हमारी स्ट्रेंथ मिल गई ना, चाहे वो उसकी कोई भी कर्व हो, मतलब हमें जो स्ट्रेंथ चाहिए उस स्ट्रेंथ को देने वाला कंक्रीट की इन तीनों, चारों, पांचों, आठों में से कोई भी कर्व रहेगी, तो हम उस कर्व को एक्सेप्ट कर कर आगे चलेंगे। ठीक है? आपने सोचा मैं सर पैराबोलिक कर्व यूज करूंगा, मैंने कहा ठीक है, लेकिन जो आपको स्ट्रेंथ आप चाहते हो वो इस पर्टिकुलर पैराबोलिक कर्व से देखने को नहीं मिल रही है, आपको देखने को मिल रही है इससे, तो आपको ये कर्व यूज करना पड़ेगा, ये कर्व यूज नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ रही सौम्या? हाँ। मेरा कहने का मतलब है कि आप कर्व ओरिएंटेड नहीं हो, आप कोई भी कर्व से अपना एनालिसिस कर सकते हो, लेकिन बशर्त ये है कि आप जो स्ट्रेंथ चाहते हो वो स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए। योगेश, क्लियर है बात? यस सर। कहने का मतलब है यदि आपको 30 मेगापास्कल की स्ट्रेंथ चाहिए तो 30 मेगापास्कल की स्ट्रेंथ देने वाली जो भी कर्व रहेगी आप उसको इस्तेमाल करो। सर यदि दो कर्व ने ऐसे दे दिया, दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करो। सर किसी ने नहीं दिया लेकिन कर्व सबकी बन रही है, कोई मतलब नहीं, फिर से कंक्रीट टेस्ट करो और फिर जो कंक्रीट 30 मेगापास्कल की स्ट्रेंथ देने वाला है उस कंक्रीट को देखो और उस कंक्रीट से जो भी कर्व बन रही है उस कंक्रीट की कर्व को इस्तेमाल करो।
तो हमें कोई मतलब नहीं है कि कर्व कैसे बनती है, हमें मतलब सिर्फ इससे है कि हम जो स्ट्रेंथ चाहते हैं वो मिल रही है भी है या नहीं मिल रही। समझ आ रही बात? यस सर। आकाश? यस सर, यस। इसका स्क्रीनशॉट लेना, ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ले आगे लिया का assumptions बताता हूँ। ले लिए सर स्क्रीनशॉट। ले लिया सर। सर है क्या, पीछे करिए। सर अभी नहीं लिया सर, पीछे करना। अभी ले लो ले लो। हेलो। डन सर। ले लिया? यस सर। यस सर, ले लिया। चलो हम बात करते हैं assumption नंबर 4 है। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी और कॉन्क्रीट स्टील should be taken as 1.5 and 1.15. Clear है? So partial factor of safety for concrete and steel should be taken as 1.5 and 1.15 respectively. That means permissible bending strength of concrete कितने हो जाएगी आपके पास पर? 0.67 FCK upon 1.5 और permissible tensile strength of steel in bending Fy upon 1.15. ठीक है सौम्या, कामना, क्लियर है बात? ठीक है सर। यस यस सर। इतना समझ में आना चाहिए अपने को। फिफ्थ assumption the योगेश कितना पढ़ा दिया? एक strength स्लाइड हो गई यार, एक स्लाइड इसके पहले हो गई। चल ठीक है। the strength of concrete in tension is neglected. Strength of आवाज आ रही है अभी क्लियरली? सर फ्लक्चुएट हो रहा है सर, जा रही है बीच में। ठीक। आवाज आ रही है बाकी लोग? यस सर, आ रही है। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। आ रही है सर, कट कट के आ रही अभी ना है। अभी ठीक है सौम्या? हाँ सर अभी ठीक है कट रही है अभी भी? सर, फिर कट रही है अब सर। कटने नो लगी। सर। थोड़ा थोड़ा हो। अभी नहीं कट रही, जैसे अभी सर ने बोला था। सर नेटवर्क आपके एरिया अभी में वापस से कट रही है क्या? ठीक है सर। ठीक है ठीक है सर। सर। कभी कभी कम आता है, कभी ज्यादा आ जाता है यार। आ रही है यस आवाज? सर, यस सर अभी आ रही। ब्रॉड बीच बीच में सर बोलते रहिए आ रही है तो सर आने लगती है। ऐसा ने बोला आ रही है तो आने लगी।
हाँ वैसे स्ट्रेंथ ऑफ पढ़ाते हैं। कंक्रीट इन टेंशन इज नेग्लेक्टेड। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन टेंशन इज नेग्लेक्टेड, इसका मीनिंग क्या हुआ? क्लियर? यस सर, क्लियर है, सब क्लियर। तो मीनिंग इसका, as the tensile concrete सर आपकी आवाज कट रही है थोड़ी थोड़ी। very सर ये तो सर पॉइंट सुन ही नहीं पाया सर, आवाज बिल्कुल ही पढ़ते कट जाओ सर, बोलते जा रहे हैं, तुम पढ़ते जाओ। गई। तो यार तू तो सुनने ही नहीं देता। हाँ अरे क्या करें यार, नहीं आ रही है तो हम भी परेशान हैं। तो बताएंगे तभी तो इशू रिजॉल्व होगा। नेटवर्क ही नहीं सर यहाँ आ रहे हैं। है। सर वॉइस नहीं आ रही क्लियर। आवाज आ रही है? सर जब आप सर पूछते हो आवाज नहीं आ आ रही रही है तब वॉइस आती है। क्लियरली? जब आप पूछती हो तो आती है सर 100%। हाँ और फिर चली जाती अभी है। 50%? चल तो यस जब सर, पढ़ाते थे यस चली सर जाती आ है। रही है। इससे पहले नहीं आ रही सर आपकी आवाज। अभी क्लियर है क्या? यस सर। यस सर अभी क्लियर है। ये बैकग्राउंड नॉइज किसका आ रहा है? ठीक है ना? यस यस सर, सर। चले ठीक आगे? है, ठीक ठीक है सर। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे थे, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन टेंशन इज नेग्लेक्टेड। इसका मीनिंग है, as the tensile strength of concrete is very less, यस सर। all the tensile resistance is offered by all the tensile resistance is offered by reinforcement। ये दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट है, अजम्पशन भी इंपॉर्टेंट है, उसका मीनिंग भी इंपॉर्टेंट है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट या स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन टेंशन इज नेग्लेक्टेड। तो सर फिर कौन देगा स्ट्रेंथ? रेनफोर्समेंट देगा। ऐसा माना है या होता है? माना है। क्लियर है बात? यस सर, होता है। है ना? तो यहाँ पर हमने एक्चुअली यदि अपन बात करें प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली तो दोनों ही देते हैं स्ट्रेंथ। यस सर। कंक्रीट भी देगा, स्टील भी देगा। कंक्रीट को बोल देंगे कल से स्ट्रेंथ मत दो, तो क्या मानेगा थोड़ी ना, वो तो देगा स्ट्रेंथ। लेकिन हमने ये माना है कि कंक्रीट टेंशन में कोई स्ट्रेंथ नहीं देता है, जो देता भी है तो उसको काउंट ही नहीं किया है, अंडर एस्टिमेट कर दिया। और लास्ट अजम्पशन है, दी maximum strain in tensile reinforcement should not be less than ये आप लोगों ने देखा होगा जो मैं लिखने वाला हूँ, 0.002 प्लस
Fy अपॉन कहीं देखा ये? बताइए ध्यान से। अरे मैंने बनाया था कि नहीं बनाया था, कर मैंने याद होगा। ऐसा बनाया था ना वो सेकंड में, सेकंड है वो क्या होता है, जी सर, सेकंड बनाया सेकंड था। मॉडुलस आपको याद होगा कि मैंने एक ऑफसेट अप्रोच से ड्रॉ किया था स्ट्रेन, सेकंड मॉडुलस। ठीक है। तो यहाँ पर मीनिंग यदि अपन बात करें इसका, मीनिंग यदि बात करें तो इसका मीनिंग है the strain in steel, the strain in steel should achieve up to 0.002 प्लस, इसको मैं Fy अपॉन 1.15 को ना 0.87 लिख दे रहा हूँ। समझ रहे हो किसको लिख रहा हूँ? यस सर, 1.1 should achieve up to 0.002 plus 0.87 Fy upon ES to maintain ductility of composite member। मतलब स्टील में हमेशा इतना स्ट्रेन आना ही चाहिए, इससे कम स्ट्रेन नहीं आना चाहिए। क्लियर है बात? स्टील में हमेशा इतना स्ट्रेन आना ही चाहिए, इससे कम स्ट्रेन नहीं आना चाहिए। इससे कम स्ट्रेन आएगा तो स्टील अपना प्रॉपर डक्टिलिटी वाला बिहेवियर शो नहीं कर पाएगा, और डक्टिलिटी वाला बिहेवियर शो नहीं कर पाएगा सो मेंबर डक्टाइल बिहेवियर शो नहीं कर पाएगा। क्लियर है बात? सौम्या, कामना, यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कर्व, ठीक है, इसकी एफ 415 की, यहां स्ट्रेन है 0.00, यहां पर है आपके पास पर यील्डिंग स्ट्रेस कितनी F। सो यदि इससे कम स्ट्रेन आता है, आप थोड़ा सा देखिए, सभी लोग को दिख रहा है, यदि इस स्ट्रेन को हम बोल रहे हैं यील्डिंग स्ट्रेन, यदि इस स्ट्रेन से कम स्ट्रेन आता है तो आपको स्ट्रेस का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, और इस स्ट्रेन से ज्यादा स्ट्रेन आता है तो आपको स्ट्रेन का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। आ रही बात समझ में? यदि इस स्ट्रेन से ज्यादा आता है स्ट्रेन, तो फेलियर होता है या नहीं होता है? क्या बार टूट जाता है? आकाश, यदि जी सर। इस स्ट्रेन से यदि ज्यादा स्ट्रेन आएगा तो क्या बार टूट जाएगा? यस सर। सोचो, अरे बार यहाँ नहीं टूटेगा सर, क्या नहीं बाबू? सर, यहाँ टूटेगा नहीं ना नहीं, बार, यहाँ टूटेगा। यस सर, बार तो यहाँ फ्रैक्चर टूटेगा, पॉइंट। यस सर। ठीक यस है। सर। लेकिन बार यहां से यहां तक सिर्फ क्या कर रहा है आपको? स्ट्रेस में डिक्रीमेंट और स्ट्रेन में इंक्रीमेंट। यस सर। यस सर। तो यहां से यहां सिर्फ स्ट्रेन में इंक्रीमेंट मिल रहा है, और स्ट्रेन में यदि स्टील के स्ट्रेन में इंक्रीमेंट आएगा तो कौन सा बिहेवियर शो कर रहा है आपको?
डक्टाइल बिहेवियर शो करेगा। यस सर। डक्टाइल यस सर यदि डक्टाइल बिहेवियर शो करेगा तो स्टील का डक्टाइल, अब स्टील बार किसके अंदर लगा है, बीम के अंदर, यस सर, तो बुक को देख। और देयर इज अ परफेक्ट बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील। यस सर, दोनों का यदि थे। परफेक्ट बॉन्ड है कंक्रीट और स्टील में, तो यदि स्टील का भी डक्टिलिटी, स्टील ने यदि डक्टिलिटी शो किया तो साथ ही साथ वो कंक्रीट तो वॉइस चला गया। जैसा। हेलो सर। है ना। वॉइस चला गया सर। सर वॉइस चला गया सर। आ रही सर है आवाज स्टील अभी? सर हाँ सर अभी आ रही है सर। स्टील चलिए डक्टिलिटी से मैं वॉइस फिर चला से गया। बता रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ। हम्म, देयर इज अ परफेक्ट बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील। यस सर। यहाँ तक सभी को सुनाया था ना। यस सर। यस यदि सर। परफेक्ट बॉन्ड रहेगा कंक्रीट और स्टील में, तो क्या होगा, यदि स्टील बेंड करेगा, स्टील डक्टाइल बिहेवियर शो करेगा, तो साथ ही साथ कंक्रीट भी करेगा, इजंट इट? यस यस सर। यदि कंक्रीट भी शो करेगा तो कंपोजिट मेंबर किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, किसकी जैसा, स्टील की जैसा। डक्ट यस। स्टील जैसा। और स्टील जैसा यदि बिहेव करने लगेगा तो हमारे सेक्शन में सेफ्टी बढ़ जाएगी, क्योंकि कंक्रीट के बारे में हमने ये सुना था कि कंक्रीट इज अ ब्रिटलनेस। ब्रिटल मटेरियल, बट नाउ कंक्रीट इज बिहेविंग एज अ स्टील, नाउ it is behaving as ductile material, so it's quite easy to understand it and its behavior of failure. यस सर। सेफ्टी तो बढ़ उसके जाएगी। फेलियर के बिहेवियर को जज करना अब थोड़ा आसान हो जाएगा पहले के कंपैरेटिवली, क्योंकि पहले हमें ये पता था कि कंक्रीट ब्रिटल होता है और सडन फेल होता है, लेकिन स्टील के लगाने के बाद और इस स्ट्रेन के अजम्पशन रखने के बाद स्टील अब फेल करेगा तो कंक्रीट सेक्शन भी उसी की तरह फेल कर रहा है। बात समझ में आई सौम्या, कामना, आकाश, रामकृष्ण? हाँ यस। हाँ जी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये थे हमारे पास पर फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ अजम्पशन, दीज आर लास्ट अजम्पशन, तो इसको नोट कर लीजिए। कर लिया, ले लिया स्क्रीनशॉट? जस्ट अ मिनट। यस सर यस डन। सर। और अभिनव ये वाला भी ले लो। ओके सर। हेलो सर। हाँ बोलो आकाश। सर ये पूछना था सर, ये प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन सर, ये तो किसी भी प्लेन पे होगा ना, कि जहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस होगी सिर्फ उसी वाले प्लेन पे होगा? न्यूट्रल एक्सिस जहां पर होगी वहां पर, अरे बाबा प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग के कहने का मतलब, फेस है ना ये तो। फेस इसका का मतलब आप बताइए समझो, आप। कहीं पर भी हाँ। देख सकते हो आप सेक्शन पर, इसका मीनिंग क्या होता है, उस मीनिंग को आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। स्ट्रेन बिहेवियर इज लीनियर। मतलब सर जहाँ पे स्ट्रिंग लीनियर होगा वहीं पे प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन होगा। हाँ, जहां जहां पर आपके पास वो स्ट्रेन बिहेवियर लीनियर होगा, वहां पर बेंडिंग के बाद प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन है। इसका मतलब एक और बता सकता हूँ, इधर देखना। क्या हो गया, किसी ने कुछ लिख दिया क्या भाई, ये ड्रॉ कर दिया? नो सर, कोई परमिशन ही नहीं किसी के पास। सर वो सब पिछला वाला स्क्रीनशॉट लेना था। लो जल्दी लो, ले लिया? हाँ चलो, रामकृष्ण, आकाश, एक चीज देखना, ये बीम थी, बेंड होने के बाद ऐसी हुई भाई। दिख रहा है रामकृष्ण? यस सर। यस सर। अब यहाँ पर आप देखें कि क्या ये प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन है, सेक्शन इसका नो प्लेन सर, नो सेक्शन सर, रिमेन प्लेन? नो नहीं, यहाँ से भी सेक्शन देखो, क्या ये लीनियर बिहेवियर दिख रहा है? नो टॉप से भी कंप्रेशन देखने को मिल रहा है, बॉटम से भी कंप्रेशन। यस सर। दिस इज नॉट अ प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, एक और बनाता हूँ।
मान के चलो ये है न्यूट्रल एक्सिस। अब बताओ क्या ये प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग है या नहीं है? देखो बॉटम से स्ट्रेन डायग्राम विधि में बनाओ। नो सर। ध्यान से देखो ये स्ट्रेन डायग्राम। जल्दी हो गए। उनका नेटवर्क डिस्टर्ब्ड है। विष्णु मरैया होस्ट। हाँ विष्णु महाराज की जय। ये हैवी कि नहीं है ना? विष्णु होना है नहीं तो होस्ट कैसे बनाएंगे? हाँ, वही अगर होना चाहिए वरना वैसे होगा ना होगा, फोन कर देंगे इसको। आवाज आ रही है? क्या हो गया था भाई, नेटवर्क चला गया था। अरे सर होस्ट तो सर गायब हो गया। कौन गायब हो गया उस? होस्ट जो था। सभी लीव कर दो और क्या आगे। तो फिर तो होस्ट फिर से करना ही बनना ही पड़ेगा ना। जरूरी हाँ थोड़ी ना, बाय डिफॉल्ट वो बनेंगे ना जो पहले बनते हैं। नहीं बस सर वो हाँ। है सर, वो जिंदा है सर, जिंदा है। अरे कौन, कुलदीप? अरे कहाँ एक्टिव है वो? अरे विष्णु एक तो है यार, होस्ट बनाओ विष्णु जल्दी फटाक से। हाँ आ गया आ गया। अच्छा विष्णु है अभी। विष्णु आज पहली बार ही आए हैं क्या? नो सर बहुत क्लास। नहीं सर, तो 3-4 विष्णु दिन से नहीं आया था सर। गांव में था तो नेटवर्क प्रॉब्लम थी। कहाँ से होस्ट बनाते तो हैं बना आप? दो होस्ट। होस्ट बना बना दे दो यार। भाई बना दे होस्ट। राइट क्लिक करो मेरे नाम के ऊपर। यस सर, बना बना दिया दिया। सर, बना दिया, बहुत इंटेलिजेंट है वो। अरे तेरा तो क्लास में विष्णु बगल हंसना बगल नहीं है। बैठ। विष्णु खुश नहीं होना है कुलदीप के बोलने से, वो योगेश के बोलने से नहीं कि सर, अपन नहीं। इंटेलिजेंट है। नहीं सर, नहीं। बहुत बड़ा फ्रॉड इंसान है यार। हाँ, क्योंकि ये स्कैम चल रहा है योगेश का, सबको हाँ, इंटेलिजेंट बोलने का। सबको इंटेलिजेंट बोल के लोगों को इनएक्टिव नहीं करना। सर, आज वही में से। क्वेश्चन में तो कल उसने फोड़ दिया। योगेश पहले की कोचिंग कर रखी है क्या? इसी तूने भी ज्वाइन की था क्या? कोई कोचिंग नहीं किया, क्लास में चलती थी क्वेश्चन। लास्ट ईयर तो थर्ड ईयर में तो नहीं ज्वाइन कर ली तूने कॉलेज में? आप लोग योगेश अभिनव आप लोग फाइनल ईयर ईयर आपकी थर्ड आवाज ईयर सर, सब साथ सब थर्ड ईयर के हैं जितने लड़के हैं इधर। सर पॉज नहीं आ रही सर आप? अरे नहीं मैं ये नहीं कह वॉइस रहा आ रही है नहीं आ रही है बताइए। आ रही सर, आ रही है। आ रही है सर अभी आ आ रही रही है। है सर। विष्णु, यस सर, आ रही नहीं आ है। रही सर आपकी वॉइस। आकाश किसको नहीं आ रही आवाज पहले वो बताएं। आपको आ रही सर, बताइए हमको क्या सर। अरे रुको, जिसको नहीं आ रही हमको नहीं, नाम बताओ भाई। उसको सर हटा देंगे जिसको आवाज नहीं आ रही। अरे रुको भाई, सर होस्ट शैलेंद्र बन गया सर। ना। जिसको नहीं आ रही है वो बोले, बाकी लोग शांत रहे।
शैलेंद्र बोलना। आ रही सर, अब आ रही है, फिर इससे पहले नहीं आ रही थी। चलो कोई बात नहीं, पहले क्या मैं बोल नहीं रहा था इसलिए आवाज नहीं आ रही। चलिए, सो यहाँ पर मैं आकाश आपसे पूछ रहा था क्या ये बिहेवियर लीनियर है या नहीं है? तो सर बिहेवियर लीनियर नहीं दिख रहा है क्या? ध्यान से देखो बाबा। सर लीनियर है। नहीं, लीनियर है तो प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग रहेगा ही नहीं रहेगा? यस सर रहेगा। Yes, सर रहेगा। ध्यान से समझो कि यदि ये स्ट्रेन, देखिए ऐसा नहीं कि मैंने एक डायग्राम ऐसा बनाया था तो दूसरा भी वैसे ही बनाऊंगा। न्यूट्रल एक्सिस किधर भी हो सकती है। ये सिर्फ बार पर डिपेंड करता है, बार किधर ऊपर नीचे लगेगी। स्ट्रेन डायग्राम ऐसा भी हो सकता है। स्ट्रेन डायग्राम ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। ये सभी आपके पास पर जो अजम्पशन है उसको फुलफिल करते हैं। ठीक है, यस सर। लेकिन जी नहीं होगा। बताओ आकाश। सर ये नहीं होगा। योगेश ने कटआउट कर दी ना, पहले ये ही भी बोल नहीं दिया। होगा। अरे रुक जाओ भाई। तो ये भी ये भी नहीं होगा। yes। आकाश का टेस्ट चल रहा है इसलिए भाई तू शांत। आकाश यस सर। 3 बताओ इनमें से कौन कौन से नहीं होंगे आकाश? सर 3, 4, 5 और 6। क्या 3, 4, 5 और 6। ठीक है, समझ आ रहा है? यस सर। रामकृष्ण, विष्णु, बाकी लोग? यस सर, यस सर। हाँ सर, लीनियर Yes, नहीं है sir. इसलिए। यस सर। ये इंपॉर्टेंट है आपका, मीनिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए अजम्पशन सबको याद है आपकी क्लास में, प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन। जैसे कुछ बोल देता है ना कॉलेज में कि चलो प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन, तो बाकी बोल देते बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, है ना? वो नहीं करना आपको। अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि उसका मीनिंग समझना है क्योंकि एग्जाम में मीनिंग पूछा जाएगा। एज पर द assumption ऑफ लिमिट स्टेट एंड वर्किंग स्ट्रेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेन शुड बी लीनियर, नॉन लीनियर, पैराबोलिक, ऐसा कर कर पूछ लेगा 4 ऑप्शन। क्लियर है? यस सर। तो स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन या स्ट्रेन बिहेवियर हमेशा क्या रहने वाला है आपके पास पर? लीनियर। लीनियर रहने वाला है। ठीक है, पीछे से गाड़ी का ज्यादा आवाज तो नहीं आ रहा है? नहीं सर, सर। बिल्कुल नहीं आ रहा। चलिए, नॉइस तो अभी कैंसिलेशन अपन वाला देखते माइक है। हैं। हाँ जी, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एक और इम्पोर्टेंट पार्ट देखते हैं, दैट इज डिजाइन कर्व। Sir, assumption complete. हाँ जी, Assumptions complete. assumption खत्म हो गए। ठीक है, पढ़ नहीं पाई। अब ये डिजाइन कर्व। डिजाइन कर्व में यदि अपन बात करते हैं तो एक एक कर मटेरियल की बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन मटेरियल देखते हैं, कंक्रीट। डिजाइन कर्व का मतलब क्या है उसके बारे में पहले बता देता हूं। ध्यान से देखना, कंक्रीट की जो एक्चुअल कर्व है ना, दैट इज सर ये कौन सा स्ट्रेस स्ट्रेन वाला ना? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व।
यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ मिलती थी कितनी 0.45 FCK फॉर एग्जाम्पल, या फिर 0.45 सी की जगह मैं इसको लिख देता हूँ। इस जगह पर मिलती थी आपको FCK, ठीक है। यस सर। यहाँ कहीं पर मिलती थी कौन सी आपको 0.67 FCK, ठीक है ना, और इस जगह पर मिलती थी आपको कहीं पर 0.45 CK, ठीक है बात क्लियर है। यस ये थी सर। कंक्रीट, ये थी कंक्रीट की बातें। एक्चुअल ओके ना। यहां पर स्ट्रेन है 0.002, यहाँ पर है 0.0035, दिस इज स्ट्रेस, दिस इज स्ट्रेन। यहाँ पर स्ट्रेस है 0.67 FCK, और यहाँ पर स्ट्रेस है कितनी 0.45 FCK। कौन लिख रहा है भाई, ये मैं तो नहीं लिख रहा है, कैसे कौन लिख किससे लिखा है? विष्णु विष्णु कुछ तो हुआ भाई उधर से, ये सर गलती से हो गया। उसको रब करो फिर, क्योंकि फिर मैं ड्रॉ करूंगा ना तो दिखेगा नहीं, दूसरी कर्व से करो मत। चलो ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि एक कर्व ऊपर बनाया है, एक कर्व नीचे बनाया है, दिस इज अब अज्यूम्ड और एक्चुअल कर्व में क्या फर्क है? ये था एक्चुअल कर्व जो कंक्रीट का बनता है ऊपर वाला, लेकिन हम जो कंक्रीट का कर्व यूज करने वाले हैं डिजाइनिंग के लिए, दैट इज दिस वन, नीचे वाला। क्लियर है मेरी बात सभी को? सर यूज करने वाले सर कर्व तो वो कंक्रीट का जो एक बिहेवियर तो उस हिसाब से बनेगा, सर चेंज कैसे हो सकता है एक्चुअल बिहेवियर? थोड़ा ध्यान से समझो, बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है। जैसे जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में के जो बिहेवियर है तो वो तो एक्चुअल में कंक्रीट का होता है, वही रहेगा, उसको हम वही चेंज रहेगा। कैसे? मेरी बात समझो, मेरी बात को समझो, ठीक है। हम जितना भी एनालिसिस करने वाले हैं उसमें हर बार मैंने बात किया था आप लोग को, इफ यू नो, यदि आप लोग को याद होगा, तो कंक्रीट की कर्व कैसी बनती है? याद है सर, याद है। अच्छा ऐसा सिग्नल वाला। ऐसे कुछ भी कर्व बन सकती है कंक्रीट की एक्चुअल में। इनमें से जब आप डिजाइन करने के लिए जाएंगे, एनालिसिस करने के लिए जाएंगे, कौन सी कर्व का इस्तेमाल करेंगे आप? इसकी जरूरत होगी ग्रेड से। हाँ जो ना ग्रेड से जिसकी जरूरत हो। फॉर एग्जांपल, अब इनमें से आपको हर बार क्या करना पड़ेगा? व्हेनेवर यू वांट टू एनालिसिस अ कंक्रीट, आपको हर बार पहले टेस्टिंग करनी पड़ेगी, टेस्टिंग से कर्व निकालनी पड़ेगी और उस कर्व का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यस सर। क्लियर है? तो जितने इंजीनियर घर घर की बीम बना रहे हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे? मटेरियल को निकालेंगे, बनाएंगे, उसको डालेंगे टेस्टिंग पर, फिर टेस्टिंग की रिपोर्ट आएगी, तब डिजाइन हो पाएगा। क्लियर है?
बिल्कुल। Isn't it a tedious process? यस सर। ये प्रोसेस बहुत ज्यादा लेंदी, बहुत ज्यादा मेहनती प्रोसेस नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा? हाँ सर, Yes, sir. इसका टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है। हम्म यस सर। समझ आ रही है कामना, सौम्या? सर इसलिए हम यहाँ पर assume करके रखते हैं कर्व की इसके अकॉर्डिंग से होगा। हाँ, तो कहने का मतलब है हमने एक कर्व पर एनालिसिस कर कर दिखा दिया है कि भाई देखो, एनालिसिस यदि ऐसी कर्व बनती ना, कैसी कर्व, जैसी हमने अज्यूम की, यदि ऐसी कर्व बनती ना तो एनालिसिस कैसा होता है वो हम कर कर दिखा देते हैं। यदि करके आपको हमारी कर्व पर विश्वास नहीं है तो अपनी कर्व बनाओ और हमारी तरीके से एनालिसिस कर लो। क्लियर है बात? तो जो एनालिसिस करने का तरीका आप लोग को दिखाया गया है वो इस बेसिस पर दिखाया गया है कि हमने जब टेस्टिंग की तो रिजल्ट जो भी आया तो हमने मान लिया कि माना कि कर्व ऐसी होगी, और यदि ऐसी होगी तो एनालिसिस ऐसा होगा। आपने कहा कि हम नहीं मान रहे कि आपकी जैसी कर्व हमारी बनेगी, हमारी कर्व बनेगी ये जो अभी मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, हमारी कर्व ऐसी बनेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये कर्व पर फिर एनालिसिस कर लो हमारे तरीके से। तरीका तो जानना इंपॉर्टेंट है, हाँ सर। कर्व तो फिर कोई भी बने। ठीक है योगेश? यस सर। यस सर। है ना? तो ये आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर उनका अजम्पशन मानने का क्या रीजन था? आकाश, रामकृष्ण, विष्णु? यस सर। यस सर। हाँ, तो कैसे, क्या मानकर उन्होंने अजम्पशन रखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब याद रखिए, इस अज्यूम्ड कर्व से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से कि पहले कौन सा जोन होता है। दिख रहा है पहले कौन सा जोन है? यस, पैराबोलिक है, और फिर कौन सा है स्ट्रेट सौम्या? लाइन है। इसको रेक्टेंगुलर बोल सकते हो, शेप वाइज। रेक्टेंगुलर, यस सर। शेप वाइज पैराबोलिक रेक्टेंगुलर बोल सकते हैं अपन इसे। शेप वाइज पैराबोलिक और शेप वाइज पैराबोलिक रेक्टेंगुलर अभिनव। रेक्टेंगुलर। ठीक है यस सर। ना? अभी ये था कंक्रीट के बारे में, अब बात करते हैं रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट में हमने बात किया था कि हम दो तरह के रेनफोर्समेंट का इस्तेमाल करेंगे। कौन कौन से रेनफोर्समेंट का इस्तेमाल करने वाले हैं हम लोग? माइल्ड स्टील, हाई यील्डिंग का भी करेंगे सर, हाई यील्डिंग वाला और एक और करेंगे HY। ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, दो कर्व बना रहा हूं मैं, एक एक्चुअल और एक अज्यूम्ड। दिस इज एक्चुअल और अज्यूम्ड। सर हाँ जी बोलो सौम्या। एक्चुअल सर। सर एक्चुअल है। यहाँ आपको यील्डिंग स्ट्रेन मिलेगा और यहाँ पर स्ट्रेस मिलेगी Fi। दिस इज एक्चुअल कर्व। अज्यूम्ड कैसी है? क्लियर है? सो दिस इज, हियर यू विल हैव, यहाँ पर स्ट्रेस मिलेगी आपको कितनी? 0.87 0.87 Fi, मतलब विद रिस्पेक्ट टू फैक्टर ऑफ C। So this is HYSD की। सर HYSD stands for हाई अब नहीं बताऊंगा। हाई यील्डिंग स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। ओके सर।
कुछ इस तरह का देखने को मिल सकता है कर्व। This could be actual curve of HYSD. Assume this is assumed. ज्यादा से थोड़ा ध्यान से देखना। हम्म, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये इस जोन पर कैसा दिख रहा है, ये थोड़ा कर्व दिख रहा है। यस सर। जैसे पैराबोलिक यहाँ से यहाँ तक लीनियर है, एक पॉइंट के बाद लीनियर नहीं है, उसके बाद नॉन लीनियर है, पैराबोलिक, उसके बाद स्ट्रेट होगी लाइन। क्लियर है, सभी को समझ आ रही है? यस तो सर। इस पॉइंट पर स्ट्रेस होती है Yes, sir. 0.8 टाइम्स ऑफ स्क्रीन Fy। आइज आपकी क्या आवाज नहीं आ रही क्या? सर आवाज भी आ रही है, स्क्रीन भी दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं। ये सर आवाज। आवाज आ रही है, स्क्रीन में दिख रही सबकी है ना? आवाज नहीं आ रही। यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। आ रही है सर। प्रकाश, विष्णु, रामकृष्ण, आवाज आ रही है? आप लोग बताए तीनों। आ रही है सर, आ रही यस है। सर आ रही है सर, नेटवर्क सर। खराब होगा उसका। थोड़ा उससे बोलो। ठीक है सर आवाज। तो यहाँ सही पर है जो सर। इस पॉइंट पर जहां पर मैं हाथ घुमा रहा हूं, इस पॉइंट पर स्ट्रेस है 0.8 टाइम्स ऑफ Fy। मतलब जहां तक लीनियर है, और जहां तक पैराबोलिक है यहां तक स्ट्रेस है 0.87 Fy, और उसके बाद क्या हो जाएगा, लीनियर। उसके बाद लीनियर बोलो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यही मैं बात कर रहा था, इसका मतलब है कि ये ऑफसेट अप्रोच, ये स्ट्रेन 0.002 का, यहां पर स्ट्रेस है 0.8 Fy, और यहाँ पर स्ट्रेस है 0.8। क्लियर है बात? तो जो लीनियर जोन है वहां तक स्ट्रेस कितनी है, 0.8 Fy, और उसके बाद कैसी है, 0.87 Fy। ये आप लोग को ध्यान में रखना होगा। और ये जो बिहेवियर है, दिस इज क्लियर है। सो ये अज्यूम्ड है, और ये कौन से हैं, दीज आर एक्चुअल। तो हमें कौन से मानकर चलने हैं आगे? Assume. एक्चुअल तो Assumed. लेकिन assumed हम जो मान के एनालिसिस कर रहे हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ अज्यूम। हम्म, क्लियर है सभी को? यस सर। सभी को टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। और ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला, ये चीज यदि आप देखेंगे तो ये आपको ना टेक्स्ट बुक में सीक्वेंशियली लिखने को नहीं मिलता है, ये आगे आगे जहां पर काम आता है वहां वो समझा देते हैं। और यदि पहले से पता रहेगा ना तो आपको वहां पर समझने की जरूरत नहीं रहेगी, वहां आप बाय डिफॉल्ट इस चीज को समझेंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप इस चीज को पहले से जाने की क्या अज्यूम कर कर हम आगे बढ़े। इसलिए अजम्पशन के टाइम पर मैं सभी चीज बता दे रहा हूँ। ओके सर। सर इसमें बोलिए screenshot। यील्डिंग वाले सर स्टील में सर यील्डिंग पॉइंट हाँ, सर हाँ। ज्यादा होता है सर। इसमें तो सर 0.87 Fy पर ही सर दोनों क्वेश्चन दिखा दिए। नहीं, कहाँ दिखा दिया बाबा, 0.87 Fy पर कहाँ दिखा दिया? 0.87 Fy ये मेरा डायग्राम बनता हुआ दिख रहा है आपको। अच्छा वहां अभी से तो वो देखो पैराबोलिक स्टार्ट हो 0.87 गया Fy है। पर स्ट्रेन कम है, 0.87 Fy पर स्ट्रेन ज्यादा है, सीधी सी बात दिख रहा है ना। dy कम हुआ है, dx ज्यादा बड़ा है, तो dx ज्यादा बड़ा होगा ना, स्लोप कम हो गई ना, यस सर। स्लोप कम हो गई तो स्ट्रेन ज्यादा आएगा ना इस पर 0.87 Fy पर।
ठीक है योगेश? यस सर। चलिए, तो ये समझ में आ गया सभी को? ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। सर यहाँ पैराबोलिक क्यों लिखा है सर? 0.002 से एक लाइन गई है पैराबोलिक। वो है कहाँ पैराबोलिक? ये देखो, अरे उस अच्छा लाइन अच्छा पर लिखा है, वो ठीक है सोम लिख ठीक रहा है है। ठीक है। एक कर्व कुछ ऐसी थी, अब देखो दिख रहा है सभी को? यस सर। तो एक माइल्ड स्टील का और एक HYSD का, समझ आ रहा है सभी को? ए और बी। एक इसका है HYSD का या बी है HYSD का, किसका है, कौन सा है बताइए? सर बी HYSD का है, ए माइल्ड स्टील का है, माइल्ड स्टील दोनों का है assumed और है। बी HYSD का है। बिल्कुल क्लियर है सभी को? यस सर। तो ये समझ में आना चाहिए। आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया। ले लिया सर। चाहता तो ये पार्ट को इंट्रोडक्शन में बताता, लेकिन इसको मैंने इंट्रोडक्शन में नहीं बताया, इसको इधर बताया जहां काम था उसका। ओके, तो मुझे लगता है कि ये वाला पार्ट आप लोग को सभी को समझ आ गया को डिजाइन कर तक का। नाउ अब हमें बीम के बारे में बात करना है। अजम्पशन हो गए, किसके अजम्पशन? बेंडिंग के अजम्पशन। अब बेंडिंग Yes. के अजम्पशन हो गए, तो अब हमें बीम को पढ़ना है जिसमें बेंडिंग होगी। ठीक है, अब सर पूरी जो थियोरेटिकल बातें चल रही है। हाँ जी बोलो सर जो जल्दी। डिजाइन का क्या भी बताया था सर? डिजाइन कर्व के बाद कुछ नहीं, डिजाइन कर्व के बाद ये सर जो दिखाया था। आपने भी हाथ से जो चार्ट कर बनाया ना, एक्चुअल रेज्यूम हाँ हाँ वाला स्लाइड। ठीक है, ठीक है ठीक तो मैं हाँ ठीक है। तो अब जितनी भी बातें मैं कर रहा हूँ ऑलमोस्ट सब थियोरेटिकल है, जहां प्रैक्टिकल होगी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आपको पहले थियोरेटिकल चीजों को समझना है कि हम किस थ्योरी को मानकर आगे चल रहे हैं। यस सर। ठीक है, चले सो लेट्स टॉक अबाउट कि हम बात कर रहे हैं बीम के बारे में। बीम हमें 3 तरह की बीम देखने को मिलेगी थियोरेटिकली। या थियोरेटिकली मैं बात करूं तो 2 ही तरह की बीम देखने को मिलेगी। एक बीम है आपके पास पर रेक्टेंगुलर, और एक है आपके पास पर टी सेक्शन। फ्लेंज। इसमें आपके टी एंड एल शेप होगी। रेक्टेंगुलर में भी 2 तरह की बीम देखने को मिलती है। रेक्टेंगुलर में 2 तरह की बीम देखने को मिलती है। एक देखने को मिलती है, एक देखने को मिलती है सिंगली रेनफोर्स्ड, एक देखने को मिलती है डबली रेनफोर्स्ड। दो तरह की बीम। सिंगली क्या होती है, डबली क्या होती है वो समझना है, फ्लेंज बीम क्या होती है वो समझना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे सिंगली और डबली को, कि सिंगली और डबली क्या होता है। क्लियर है बात? ओके, पहले सिंगली और डबली बताऊंगा, और जब सिंगली और डबली की एनालिसिस और डिजाइन खत्म हो जाएगी ना, तब अपन फ्लेंज पर जाएंगे। तो बीम में अपने को इतना ही पढ़ना है। क्लियर बात? चलिए, तो मैं सबसे पहले कहां जा रहा हूं? सिंगली के पास। ठीक है, रब कर रहा हूं इसको, है ना, और फिर सिंगली के बारे में बता रहा हूं स्पेशली। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, मैं रब कर रहा हूं। डन। यदि हम बात करते हैं सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के बारे में, तो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में आपके पास पर
ये टर्म सिंगली का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बाद में लिखूंगा, पहले समझाता हूं। ये बीम है, आपने इस पर लोडिंग लगाया, ये बीम करेगी बेंड, बीम बेंड की, यहाँ कहीं पर टेंशन आया और यहाँ कहीं पर रप्चर देखने को रप्चर है। मिला, ठीक है। टॉप में आया कंप्रेशन कंप्रेशन, और बॉटम में आया टेंशन। टेंशन। ये थी आपके पास पर सीमेंट कंक्रीट की बीम। तो इस कंक्रीट बीम के फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी पहले कहां से है, टेंशन जोन से, कंप्रेशन जोन से, टेंशन जोन कहां से, टेंशन जोन से। टेंशन जोन मतलब से। यहां पर मैं लिखूं the above beam टेंडेंसी। show failure, रेनफोर्समेंट लगा है फिर भी सर नीचे से फेल होने का डर है। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना रेनफोर्समेंट, कुछ मैंने कंक्रीट बीम बोला था। कंक्रीट तो हो सकता है। समझ आया क्या लिखा है, the above beam show failure primarily from tension zone। पहले फेलियर कहां से शो करेगी है, टेंशन जोन से टेंशन जोन से। प्राइमरीली। So reinforcement is required in टेंशन जोन। टेंशन जोन। अभी सिर्फ कहां पर रिक्वायरमेंट है रेनफोर्समेंट की, टेंशन जोन में। टेंशन जोन में। क्लियर है, तो सिंगल टाइम रिक्वायरमेंट है, डबल टाइम रिक्वायरमेंट है। डबल टाइम कहने का मतलब है सिंगल, देखिए दो जोन होते हैं, कौन कौन से, टेंशन कंप्रेशन। और कंप्रेशन, कंप्रेशन। ठीक है। यदि सिर्फ टेंशन जोन की या फिर किसी एक ही जोन की आप स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, किससे, स्टील लगाकर, स्टील बार। सिंगली रेनफोर्स कहने का मतलब है सिंगल टाइम स्ट्रेंथ बढ़ाना। रेनफोर्स वर्ड का मतलब बताया था मैंने, टू यस इंप्रूव सर, स्ट्रेंथ। टू इंप्रूव स्ट्रेंथ। यस। यदि स्ट्रेंथ को सिर्फ एक बार बढ़ाया जा रहा है तो सिंगली रेनफोर्स, और स्ट्रेंथ को यदि दो बार बढ़ाया जा रहा है तो डबली रेनफोर्स। क्लियर है बात। यस सर। सर एक बार और दो बार का मतलब क्या है, एक बार कहने का मतलब है जब एक जोन की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा रहा है तो सिंगली रेनफोर्स, और जब दोनों जोन की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा रहा है तो डबली रेनफोर्स। क्लियर है बात। यस सर। सौम्या, यस सर। हाँ सर। कामना, क्लियर है। यस सर, क्लियर। तो यहाँ पर जब अपन बात करते हैं तो इस पर लिखेंगे अपन, इस पर सिंगली रेनफोर्समेंट, रेनफोर्स बीम में when the strength of beam is improved by embedment of steel bar only in tension zone, that beam is known as singly singly sir
हाँ जी बोलिए। हाँ सर, जैसे सिंगली रीइंफोर्स बीम्स को कह रहे हैं, अगर कोई ऐसा केस हो जिसमें रप्चर कंप्रेशन की जोन में से आता है और उस दौरान हमको रीइंफोर्समेंट कंप्रेशन में जोन में देना होगा, तो उसको सिंगली रप्चर रीइंफोर्समेंट। आने का कारण बताओ पहले मुझे, फिर बात करूंगा। लिंकेज, क्रीप, रप्चर आने का कारण वही, अगर टेंशन होगा तो ही रप्चर आएगा। लिंकेज। एग्जैक्टली, तो टेंशन आएगा तो टेंशन में लगा दो। यस सर, मतलब ऐसा कोई केस हो ही नहीं सकता जिसमें रप्चर कंप्रेशन जोन में आए। हाँ मतलब रप्चर आने के, देखो कंप्रेशन जोन एक केस बनेगा, बताऊंगा आगे ओके सर, तो सर जहां उस पर ऐसी केस में, कंडीशन हाँ सर मैं यही पूछना चाह रहा हूँ बताऊंगा, ऐसा। तब बताऊंगा, तभी सॉल्यूशन ही बताऊंगा। ठीक सर। अब बात करते हैं थोड़ा ये इसके बारे में, समझ आ गया सभी को? हम्म। क्लियर है यस सभी को सर। भाई? हम्म। चल, अब मैं कुछ और चीजें बताता हूँ। थियोरेटिकल क्या होता है? थियोरेटिकल यदि अपन बात करें, थियोरेटिकल बात करें तो ये कंप्रेशन जोन, टेंशन जोन, ये बाहर लगा दिया आपने। क्रॉस सेक्शन व्यू में ऐसे दिखेंगे बाहर। अरे ऐसे ही दिखेंगे ना बाहर। यस सर। दिस इज width, और दिस इज, बताया था मैंने क्या था? इफेक्टिव डेप्थ। और इसको भी बताया था मैंने, आप लोग को यदि याद हो तो। इसको भी बताया था मैंने, क्या बताया था भाई इसको? हेलो सर, आवाज नहीं हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। सभी को आ रही है आवाज? सर ठीक है। यस सर, आ रही है। ठीक है, क्लियर। कट रही है सर, आप आवाज सर आपकी थोड़ी थोड़ी। चलो, तो इस हेलो, आवाज अभी भी कट रही है क्या? यस यस सर, थोड़ी थोड़ी। यस सर। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो, आवाज नहीं आ रही सर।
हेलो, वॉइस नहीं आ रही आपकी। आवाज आ रही है क्लियरली सभी को? यस सर, आ रही है। आ रही है ना? चलिए, सो इसे बोलते थे अपन ओवरऑल डेप्थ, इस डेप्थ को ओवरऑल डेप्थ, और इसे बोलते थे इफेक्टिव डेप्थ और विड्थ हो गया। सो थियोरेटिकली आप देखिए कंप्रेशन जोन में कोई बार लगा है क्या? नो सर। नहीं लगा सर। किसी को दिख रहा है थियोरेटिकली कोई बार लगा हुआ? नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकली क्या होता है। प्रैक्टिकली हमेशा ऐसा होता है। ये नीचे के बार जो हैं, इन बार को हम बोलते हैं डिजाइन बार, और इन बार को हम बोलते हैं बार को हम बोलते हैं सो बेसिकली ध्यान रखें, मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, सिंगली रेनफोर्स बीम के बारे में। थियोरेटिकली टॉप में कोई बार की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि टॉप में बार लगाए बगैर आप बॉटम में बार लगाए। मतलब प्रैक्टिकली हमेशा ऐसा होता है, फ्रेम बनानी पड़ती है आपको। ये मैंने आप लोग के सामने पहले भी डायग्राम एक बार बनाया होगा, तो आप लोग को समझ में आना चाहिए कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। यस बीम सर। हमेशा ऐसी बनेगी, रेनफोर्समेंट की जो बीम बनेगी वो हमेशा ऐसी बनेगी।
समझ आ रही बात आप लोग को सभी को? यस सर, समझ रहे हैं। यस तो ये जो बीम है दिस इज प्रैक्टिकल बीम। प्रैक्टिकली आपको हमेशा टॉप और बॉटम में दोनों में बार लगाना है। प्रैक्टिकल, थियोरेटिकली नहीं। थियोरेटिकली तो आपको जहां जरूरत है वहीं लगा। तो ये जो बार है, इनको हम कौन से बार बोल देते हैं? सपोर्टिंग, या फिर हम एक और नाम दे देते हैं इनको, डिजाइन बार। और क्यों? क्योंकि ये जो नीचे के बार है इन्हें लगाना कंपलसरी है, इनकी तो जरूरत है, इन डिजाइन बार की तो जरूरत है। लेकिन डिजाइन बार कंक्रीट जब आप डालोगे तो वो इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो ये मूव ना करे तो हमने क्या किया, इसे बांध दिया ब्लू कलर के बार से। ये ब्लू कलर के बार क्या कहलाते हैं भाई आपके? ब्लू कलर के बार कहलाते हैं आपके पास स्टेरअप्स। तो स्टीरअप से हमने बांध दिया। स्टीरअप्स को टॉप में अपन ने हैंग कर दिया, किसके ऊपर? इन सपोर्टिंग बार के ऊपर। इसलिए अपन इन सपोर्टिंग बार को हैंगर बार भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर अपन ने हैंग कर दिया स्टीरअप्स को, और स्टीरअप्स ने नीचे से बांध कर रखा है किसको? डिजाइन बार को। समझ आ रहा है? तो ये आपको एक रेक्टेंगुलर प्रोफाइल दिख रही है, पूरी की पूरी केज दिख रहा है बना हुआ। यस सर। अब ये खुलेगा नहीं आसानी से, तो इसके अंदर इसको रखकर आप कंक्रीटिंग करना चाहें तो आप कंक्रीटिंग कर सकते हैं। क्लियर है? तो क्या लगता है प्रैक्टिकली कभी कंप्रेशन जोन में बार होगा या नहीं होगा? सर होगा। सर होगा। हमेशा होगा प्रैक्टिकली। थियोरेटिकली कंप्रेशन जोन में जो बार होते हैं उनको हम कंसीडर करते हैं क्या? नहीं करते। तो दैट इज द कंसीडर नहीं डिफरेंस। करते। कंसीडर नहीं कर रहे, लेकिन प्रैक्टिकली उनका कुछ ना कुछ तो रोल होने वाला है, लेकिन उनके रोल को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है मेरी बात? यस सर। सपोर्टिंग बार का जो डायमीटर रहेगा दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 mm, और डिजाइन बार का जो डाय रहेगा दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 mm। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। क्लियर है मेरी बात सभी को? यस सर। जब ये मिनिमम सर नंबर ऑफ बार टॉप और बॉटम दोनों में कितने रहेंगे? क्या हुआ, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? हाँ सर, थोड़ी बीच बीच में हो गई थी अभी, लेकिन अब क्लियर। यस सर, हो रही थी। मैं कह रहा हूँ सपोर्टिंग बार की डायामीटर कम से कम रहेगी 10 mm, और डिजाइन बार की डाय रहेगी कम से कम 12 mm। क्लियर है बात? सर। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि कम से कम नंबर ऑफ बार कितने रहेंगे बीम में? 4 बार, टॉप में 2 और बॉटम में 2। क्लियर बात है सभी को? यस सर। चलिए, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आप लोग को बताया है। जब कॉलेज में हम लोग पढ़ते हैं ना, तो आपको सीधा टॉपिक सिखाया जाता है सिंगली रेनफोर्स बीम का एनालिसिस। आप लोगों को सिंगली डबली में डिफरेंस, सिंगली को सिंगली क्यों बोलते हैं, डबली क्यों नहीं बोलते हैं, डबली सिंगली का एक्चुअली मतलब क्या होता है, रेनफोर्स वर्ड का मतलब क्या होता है, ये सब चीजें नहीं बताई जाती है ज्यादातर, क्योंकि वो एनालिसिस पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, और एनालिसिस अलग अलग तरह से कैसे हो सकते हैं उस पर बताया जाता है। तो मे भी पॉसिबल कि शायद डिस्कस ना हो, इसलिए मैंने डिस्कस किया। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखें। तो सर इसको डबली नहीं बोल सकते क्या अपन? प्रैक्टिकली तो कुछ होता ही नहीं है, जितनी बातें चल रही मैंने पहले बोला था सब थियोरेटिकल बातें चलेंगी। किसने बोला सर? ये होता है ना, ऐसे लगाते हैं। अरे मेरी बात समझ रहे हो? मैंने प्रैक्टिकली सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए बताया, नहीं तो मैं पूरी थ्योरी भी बता देता, तो आपके अकॉर्डिंग लास्ट में सिंगली में टॉप में बार नहीं होते और डबली में टॉप में बार होते हैं, ऐसा हो जाता है। यस सर। है ना? तो प्रैक्टिकली हमेशा कोई बीम सिंगली होती है क्या? नो सर। नो सर। Practically no beam is singly. Practically all beam have compression bar, but the function of bar is different. कुछ बार का काम सपोर्टिंग होता है ऐसा माना जाता है, और कुछ बार का डिजाइन में भी काम में आता है। ठीक है? यस सर। चलिए, अब यहीं से डबली के बारे में अपन बात करेंगे। तो जब कभी बेंडिंग की वजह से कंप्रेशन का जोन में कंक्रीट भी फेल हो रहा है, टेंशन में स्टील भी फेल हो रहा है। सर वॉइस चला गया था अभी, सुनिए तो। चलिए, अब अपन बात करते हैं थोड़ा डबल रेनफोर्स बीम के बारे में।
यहीं से आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है सर। सर नहीं आ रही है भाई सभी। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। यस चलो सर। सिंगली सभी को समझ आया? यस सर सर। इज नॉट क्लियर। सिंगली सभी को समझ आया? यस सर। यस सर। यस। सभी को आया सिंगली समझ में? चलिए यहीं से डब्ल्यू स्टार्ट करें। आवाज आ रही है क्लियरली? यस सर, आ रही है आगे से। ब्रेक हो रही है। नो सर। आवाज सर थोड़ी सी क्लियर नहीं लैग आ हो रही, रही है। लेकिन फ्लक्चुएट हो रही है अच्छा। आपकी। तो स्लो हो जा रही है सर बाद में। कट रही सर आपकी आवाज। चलो आई थिंक नेटवर्क का इशू है यहाँ पर, है ना? सो आज अपन टॉपिक को यहीं पर छोड़ते हैं सिंगली रेनफोर्स बीम में। कल जब अपन स्टार्ट करेंगे तो आई विल टेल यू दी एनालिसिस, क्योंकि एनालिसिस खुद ही अपने आप में एक डेढ़ 2 घंटे का है, तो वो वैसे भी स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है? ठीक है सर। हेलो, हाँ सर। यस सर। यस सर। एनालिसिस वैसे भी यस सर। स्टार्ट यस नहीं हो सर। पाएगा आज। सो आज के सेशन को अपन यहाँ पर ही एंड करते हैं। मैं थोड़ा नेटवर्क को देखता हूँ कि व्हाई इट इज नॉट गुड, और यदि जहाँ अच्छा मिलता है देन आई विल टेक दैट। वहां से नेटवर्क को थोड़ा सही करने की कोशिश करता हूँ। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल, और हाईवे की क्लास में इवनिंग में। ठीक है? सर हाईवे क्लास कितने बजे होगी सर? वही 5 बजे से। 5 to 8 जल्दी करना है क्या? जल्दी बताओ। यस सर। यस यस सर, सर, 4 से 7 सर कर कर दीजिए। लीजिए सर, सुबह सर। यस सर। 4 से 7 ठीक है? हाँ यस हाँ सर। सर। यस सर। 8 से 7 भी ठीक रहेगा। ठीक है सर। ठीक है, जो हाईवे भी की कर क्लास 4 से 7 है। आवाज सभी को क्लियर है ना? बिल्कुल यस यस सर। सर। हाँ और कल सुबह 8 बजे से है आरसीसी की क्लास। ठीक है? हाँ हाँ सर। हाँ ओके सर। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए मिलते हैं इवनिंग में। ओके ओके सर। सर, थैंक यू सर।